Welcome everyone to the Ample Knowledge. In the previous video, we have discussed some topic of the chapter, some basic concept of chemistry, that was matter. In this video, we are going to discuss the law of chemical combination and Dalton atomic theory. In the law of chemical combination, there are 5 laws. First, law of conservation of mass. Second, law of definite proportion. Third, law of multiple proportion. Fourth, Gay-Lewis law of gaseous volume. Fifth, Avogadro law. This is your first law, that is law of conservation of mass. This law was given by Antoine Lavoisier. He stated that matter can neither be created nor be destroyed. इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैटर जो होता है वो क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसका मास होगा और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा उसको हम क्या बोल देंगे, मैटर बोल देंगे. तो जहाँ पे लिखा हुआ है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, अब इसका हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं. हमने यहाँ पे क्या किया, एक ग्लास लिया जिसमें हमने आइस को फिल कर दिया और जो आइस है उसका वेट कितना है, 100 ग्राम है. इस आइस को हमने मेल्ट किया एंड मेल्टिंग जो एक तरीके का फिज़िकल प्रॉपर्टी होता है या फिज़िकल चेंज होता है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. तो हमने क्या किया, यहाँ पे आइस लिया और जिसका वेट है 100 ग्राम एंड इस आइस को हमने मेल्ट किया. आफ्टर मेल्टिंग द आइस इट विल कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आइस का भी वेट 100 ग्राम था, जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उसका भी वेट 100 ग्राम था. मतलब रिएक्टेंट के साइड जो मास था वही हमें प्रोडक्ट के साइड भी वही मास मिला. मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ना तो इस मास को हम और बढ़ा पा रहे हैं 100 से और ना ही इसको 100 से हम कम कर पा रहे हैं. तो मतलब जो अभी हमने पहले पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, ट्रू हुआ. अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, पहले हमने कार्बन लिया, उसका हमने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ और हमें मिला क्या, CO2 मिला. हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो कार्बन लिया है उसका वेट कितना है, उसका मास कितना है, 12 ग्राम है. और जो हमने ऑक्सीजन लिया है उसका मास कितना है, 32 ग्राम है. लेकिन हमें पता है कि जो एक ऑक्सीजन होता है उसका वेट कितना होता है, 16 ग्राम है. लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा, 2 × 16 और 2 × 16 कितना होता है, 32. तो हमने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया, हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला. अगर हम इन दोनों के वेट को ऐड कर दें तो किसके बराबर हो जाता है, 42 ग्राम के बराबर हो जाता है. मतलब जो हमारा मास पहले था वही हमारा मास अभी भी है. हम मास को ना ही इंक्रीज़ कर पाए और ना ही डिक्रीज़ कर पाए. मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इसी वजह से हमने बोला कि मस्ट स्टार्ट एंड एंड विथ सेम अमाउंट बाय मास. जो मास स्टार्टिंग में होगा, जो मास रिएक्टेंट के साइड होगा, वही उतना ही मास प्रोडक्ट के साइड होना चाहिए. दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ कम टू द सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं. ये क्या कहता है, ये कहता है कि अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो प्रोपोर्शन बाय वेट. इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं. पहले देखो,
हमने क्या किया, हमें यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन को हमने मिलाया, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक, यहाँ पे भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ये भी रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट की, यहाँ पे भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, इस रिएक्शन में भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमें जितने भी सोर्स से मिल रहा है सबका सोर्स कुछ और है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से मिल रहा है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके हमें कार्बन मिल रहा है। मतलब चाहे हमें किसी भी सोर्स से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमें कंपाउंड मिलेगा, उसके जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में होंगे। अब अगर हम रेशियो देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का, इन सब में, इन सारी रिएक्शनों में जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं वो कितना है, कार्बन कितना है 12 ग्राम है, अभी हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, और ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम है। तो इनका रेशियो कितना आया 0.375 आया। अब हम लॉ पे वापस आते हैं, वापस से समझो ये लॉ क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ है, कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, कोई मास है, ये हमें कहीं से भी मिले, ये जिन जिन एलिमेंट से बनी होगी वो सारे एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में होंगे एक दूसरे से, सिंपल रेशियो में होंगे एक दूसरे से। अब हम एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम पेपर को बर्न करते हैं, वुड को बर्न करते हैं, या हम ब्रीथिंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, इन सारे से जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है CO2, इसमें इन सब में से, इसमें से भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। पेपर बर्न होगा तो वुड बर्न होगा, उसमें से भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। हम इनहेल और एक्सेल करते हैं तो पता है जब हम एक्सेल करते हैं तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कोई भी सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का, हमेशा जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो एक फिक्स्ड एंड सिंपल रेशियो होगा। ऐसा नहीं है कि हमने ब्रीथ किया और हमने जो ब्रीथ किया उसमें से क्या निकल गया, CO3 निकल गया और इसको भी हम कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं। नहीं, हम जो भी होगा, सोर्स कुछ भी हो, जो रेशियो होगा कार्बन और ऑक्सीजन का वो हमेशा क्या होगा, 1:2 ही होगा। ये है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हम थर्ड लॉ पे, अब हम नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ दिया किसने था, डाल्टन ने दिया था, इन द ईयर 1803 में दिया था। अब इन्होंने कहा क्या लॉ में, हम वो देखते हैं। इन्होंने कहा इफ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, the mass of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। अब इन्होंने जो कहा उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस लॉ को समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी देर इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम ये पूरा कॉलम हटा देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इधर देखो, जो हमने नाइट्रोजन लिया वो कितना है, 2 नाइट्रोजन लिए, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन। हमें पता है एक नाइट्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 14 होता है। तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन था इसलिए सबका मास कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन का हम नाइट्रोजन जो है इनका हम रेशियो निकाल देते हैं। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने जो कंपाउंड लिए हुए हैं ये 2 एलिमेंट से बने हुए हैं। ये जो हमने कंपाउंड लिया है ये 2 एलिमेंट से बना हुआ है, एक नाइट्रोजन से बना हुआ है, दूसरा ऑक्सीजन से बना हुआ है। और नाइट्रोजन का जो मास है वो क्या है, फिक्स्ड है। कितना मास है, 28 ग्राम।
मास फिक्स्ड है नाइट्रोजन का। अब हमें पढ़ना किसके बारे में है? ऑक्सीजन के बारे में। देखना है कि ये लॉ सही बोल रहा है कि नहीं। ऑक्सीजन को देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3। ये तो हमें देखना ही नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 5। तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16 ग्राम। तो 3 ऑक्सीजन का वेट कितना होगा? 48 ग्राम। 4 ऑक्सीजन का 64 ग्राम। 5 ऑक्सीजन का 80 ग्राम। अब हम इन ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लेते हैं। मतलब तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 16/16 रेशियो 1, 48/16 रेशियो 3, 64/16 रेशियो 4, 80/16 रेशियो क्या आ जाएगा? 5। तो हमने देखा कि इन सारे एलिमेंट में जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो कितना है? 1, 3, 4, 5। तो लॉ ट्रू हुआ कि नहीं हुआ? लॉ क्या था? वापस से लॉ पे आते हैं। ये क्या कह रहा है? अगर 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे, ये लॉ क्या कह रहा है? अगर 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे और ये 2 एलिमेंट कंबाइन होके 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो एक इस एलिमेंट, ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, इस एलिमेंट में जो 2 एलिमेंट हैं, इस प्रोडक्ट, इस कंपाउंड में जो 2 एलिमेंट हैं, उसमें से एक का मास तो हमेशा फिक्स्ड होगा। एक का मास हमेशा फिक्स्ड होगा और जो दूसरा होगा वो एक दूसरे से सिंपल रेशियो में होगा। आई थिंक आप सबको समझ में आया, बट स्टिल फॉर यू मैं वापस से रिपीट करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसको समझना डिफ़िकल्ट है। ये क्या कहता है कि अगर 2 एलिमेंट कंबाइन होके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब ये 2 एलिमेंट कंबाइन हुए तो प्रोडक्ट में भी तो वो 2 एलिमेंट होंगे ही ना, कंपाउंड में भी तो 2 एलिमेंट होंगे ही। तो एक का मास हमेशा क्या होगा? इनका जो मास होगा या इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? हमेशा सेम होगा। एक का मास फिक्स्ड होगा और जो दूसरे हैं वो एक दूसरे से सिंपल रेशियो में होगा। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लो क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? CO2 भी बनाते हैं और CO भी बनाते हैं। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो, कार्बन का मास कितना है? 12। और इधर भी कार्बन का मास कितना है? 12। मतलब एक का मास तो दोनों में सेम ही रहेगा। अब हम दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है? ऑक्सीजन का मास कितना था? CO2 में ऑक्सीजन का मास कितना है? 32। और CO में ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। अगर हम इनका सिंपल रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा? इनका रेशियो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 2:1। मतलब जो दूसरा एलिमेंट है वो भी एक दूसरे से कैसा होगा? सिंपल रेशियो में होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, दैट इज गे-लुइस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ क्या कहता है? व्हेन गैस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो in volume which bears a simple ratio to one another and to the volume of the product। हम इसको समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर 2 गैस एक दूसरे से रिएक्ट होंगी तो ये दोनों का भी जो रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो में होगा और जो इसका प्रोडक्ट होगा वो भी एक दूसरे से क्या होगा? सिंपल रेशियो में होगा। थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिया? एक नाइट्रोजन की गैस ले लिया, एक हाइड्रोजन की गैस ले लिया, दोनों को हमने रिएक्शन करवाया और प्रोडक्ट में हमने क्या बना दिया?
NH3 बना दिया। नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो हमने कितना लिया है, 1 मोल ही लिया है, और हाइड्रोजन को हमने कितना लिया है, 3 मोल लिया है, और जो हमारा NH3 बन रहा है वो कितना है, 2 मोल है। तो तीनों सिंपल रेशियो में हो गए कि नहीं हो गए, यही ये कह रहा है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे वाले में हमने क्या किया, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लिया, ठीक, 2 मोल हाइड्रोजन ले लिया, 1 मोल ऑक्सीजन ले लिया, और जो हमारा प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, 2 मोल ऑफ वाटर बन रहा है। तो तीनों एक दूसरे से सिंपल रेशियो में है या नहीं है। तो ये यही कह रहा है कि जब भी कोई गैस, 2 गैस एक दूसरे से रिएक्ट होंगी वो हमेशा सिंपल रेशियो में होंगी, और जो उनका प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, सिंपल रेशियो में होगा। अब हम थर्ड पढ़ते हैं, दैट इज एवोगाड्रो लॉ। ये लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो हमने क्या किया, बलून ले लिया डिफरेंट गैस के। एक हमने ये बलून लिया नाइट्रोजन के गैस का, एक बलून लिया हाइड्रोजन के गैस का, ये बलून लिया हमने आर्गन के गैस का, और ये बलून लिया हमने CH4 के गैस का। अगर हमने इसका टेम्परेचर T रखा है, इसका भी टेम्परेचर T रख दिया, इसका भी टेम्परेचर T रख दिया, इसका भी टेम्परेचर T रख दिया, ठीक। टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे सबके टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। सबका जो वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम, मतलब इसका भी वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर, एरेगन का भी वॉल्यूम 1 लीटर, CH4 का भी वॉल्यूम 1 लीटर। मतलब हमने जितने भी बलून लिए हैं सबके हमने टेम्परेचर और सबके वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया, और हम इनके प्रेशर भी सेम कर देते हैं। सबका प्रेशर कितना ले लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं। सबका प्रेशर कितना ले लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, ठीक है। हमने देखा कि अगर हमने देखा कि अगर हम टेम्परेचर सेम कर दें, अगर हम टेम्परेचर सेम कर दें अलग अलग गैसेस का, वॉल्यूम सेम कर दें अलग अलग गैसेस का, प्रेशर सेम कर दें अलग अलग गैसेस का, तो हर गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। This law says that if equal volume of all gases, अगर सारी गैसेस के वॉल्यूम बराबर हैं, सबके टेम्परेचर सेम है और सबके प्रेशर सेम है, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, अब लास्ट दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने कुछ एटॉमिक थ्योरी के बारे में इन्होंने कुछ पॉइंट्स कहे थे। इन्होंने क्या पॉइंट्स कहे थे, अब हम वो पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। इन्होंने कहा जितने भी मैटर हैं वो सब के सब कंसिस्ट होते हैं, बने होते हैं, छोटे एक इंडिविजुअल एटम से बने होते हैं, छोटे छोटे एटम से बने होते हैं, ठीक है, स्मॉल इंडिविजुअल एटम से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। इन्होंने कहा कि मान लो हमने एक ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन का हमने एक एटम लिया, ठीक, एक एटम ले लिया, इस ऑक्सीजन का हमने दूसरा एटम ले लिया, ये एटम भी ऑक्सीजन का है, ये एटम भी ऑक्सीजन का ही है, तो जो एटम ऑक्सीजन का ही एटम है ये, और ये भी क्या है, ऑक्सीजन का ही एटम है, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, एक जैसी होंगी। इन दोनों की जो मास होंगे वो कैसी होंगी, एक जैसे ही होंगे। अब ये क्या कहता है, मान लो हमने हाइड्रोजन हो गया, इधर ऑक्सीजन हो गया। अब हमने एक हाइड्रोजन का एटम लिया है और यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑक्सीजन का एटम लिया, तो ये एटम किसका है, हाइड्रोजन का, ये एटम किसका है, ऑक्सीजन का। डिफरेंट एलिमेंट का एटम है, अगर डिफरेंट एलिमेंट का एटम होगा तो उनका मास भी अलग होगा और उनकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी। ये इनका दूसरा पॉइंट था।
ये थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस इन फिक्स्ड रेशियो। ये कहते हैं कि कंपाउंड तभी बनता है जब एटम जो होंगे डिफरेंट एलिमेंट के वो कंबाइन होंगे एक फिक्स्ड रेशियो में। मतलब कि मान लो हमें वाटर का कंपाउंड बनाना है तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा और ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा। कंपाउंड बनाना है हमें, तो हमें कंपाउंड बनाने के लिए दो अलग एलिमेंट के एटम को ऐड करना पड़ा। ठीक है, यही ये कह रहा है कि हमें एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे एक फिक्स्ड रेशियो में, तब हम क्या बना पाएंगे, कंपाउंड बना पाएंगे। इनका लास्ट पॉइंट क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग रिएक्शन। ये वही कह रहा है जो हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना मास रिएक्टेंट के साइड होगा उतना ही मास हमें हमेशा प्रोडक्ट के साइड मिलेगा। भले एटम का, एलिमेंट का रीअरेंजमेंट हो जाए, आगे पीछे चले जाएं, वो ठीक है, लेकिन जो मास रिएक्टेंट के साइड होगा वही मास हमें हमेशा प्रोडक्ट के साइड मिलेगा। I hope you have enjoyed the video. Please like and subscribe and do share your comment. Thank you.